स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। आरपीएफ कांस्टेबल और एएसआई आप जानते हैं कि वैकेंसी आपके सामने है, पेपर आपका होने वाला है। और इसमें ख़ास बात यह है, चाहे आप कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हों या एएसआई का एग्ज़ाम देने जा रहे हों, इसमें पूरा 50 क्वेश्चन जो है आपका ये जीके का ही पूछा जाएगा। और इसके अलावा 35 क्वेश्चन जो है आपका ये रीजनिंग का होगा और 35 क्वेश्चन ही आपका मैथ का होगा। तो मतलब गाइस कहा जाए तो एक तरीके से लगभग अगर देखा जाए तो 40% पार्ट जो है आपका ये जीके का ही है। और जीके एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है जिसमें लगभग कहा जाए तो हर एक बच्चे को डर बना रहता है कि कहाँ से क्या पूछ लिया जाए, कुछ पता नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें बेहतरीन तरीके के सवालों को आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे जो आरआरबी के द्वारा पूछे गए हैं, चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया हो या आरपीएफ के अंतर्गत या फिर आरआरबी के अंतर्गत किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे जेई हो, मतलब जिसमें भी पूछा गया है रेलवे के एग्ज़ाम्स में, वो मैं आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो फिर देरी किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेक्शन। यहाँ पर आप पहले देख लीजिए विषय सूची, जिसमें सामान्य ज्ञान की बात करें तो आपका जो भारतीय इतिहास है इसके अंतर्गत प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास आएगा। इसके अलावा भूगोल में आपका भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल दोनों आएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान के ये टॉपिक आपके हैं, देख लीजिए जो टॉपिक दिया गया है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका अर्थशास्त्र और सामान्य विज्ञान और फिर नीचे आपका गणित। तो ये जो आपके पार्ट्स हैं ये सारे ये मैं वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूं। ये बेहतरीन वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इस भारतीय इतिहास के जो प्राचीन इतिहास है इसके सवालों को, इंपॉर्टेंट सवालों को। चैप्टर नंबर 1 भारतीय इतिहास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल देखते हैं। प्राचीन इतिहास का पहला सवाल आपके सामने है। सवाल क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। आरपीएफ कांस्टेबल 24 जनवरी 2019 के प्रथम पाली में पूछा गया सवाल है, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, बोध गया में। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर हुई थी। बोध गया भारत के बिहार राज्य में स्थित है। बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म वर्ष 563 ईस्वी में यानी कि ईसा पूर्व में लुम्बिनी यानी कपिलवस्तु में हुआ था, जो कि आपका नेपाल में पड़ता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण वर्ष 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। तो ये कुछ गौतम बुद्ध से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, सुश्रुत। देखिए सुश्रुत जो हैं इन्हें शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। समझिएगा, शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है और सुश्रुत को सुश्रुत संहिता का प्रणेता भी माना जाता है। सुश्रुत के आचार्य जो हैं धन्वंतरी थे। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में भी काम किया था। प्राचीन काल के सबसे महान शल्य चिकित्सकों में से सुश्रुत का विशेष स्थान था। चरक जो है ये क्या है, तो चरक एक आयुर्वेद के क्षेत्र से संबंधित हैं। चरक ने आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता लिखा था, इसको भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा चरक संहिता किसने लिखा, तो आप क्या कहेंगे, चरक ने ही लिखा था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है कि बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है। राइट उत्तर जो हो जाएगा अभय मुद्रा, इसका जो मतलब है यह है निर्भीकता। तो राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, निर्भीकता। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या मतलब है, निर्भीकता। बी उत्तर राइट हो जाएगा। कुछ इसके एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं उसको मैं देख लेता हूँ, समझिएगा। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का निर्भीकता मतलब होता है, अभय मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है। अभय मुद्रा सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करती है। अभय मुद्रा में दाहिने हस्त को ऊपर की ओर करके हथेली बाहर की ओर इंगित की जाती है।
अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। सवाल कह रहा है कि विनय और सुत्पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है। आपको ये बताना है कि विनय और सुत्पिटक इसमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है। तो ये हो जाएगा गौतम बुद्ध की। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध की। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश कीजिएगा। विनय और सुत्पिटक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है और त्रिपिटक जो है ये भी बौद्ध धर्म का ही एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। त्रिपिटक की भाषा कौन सी है, तो पाली भाषा है। गौतम बुद्ध के जो त्रिपिटक हैं वो कौन कौन से हैं, सुत्पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। स्तूप क्यों बनाए गए थे। आपको बताना है कि स्तूप क्यों बनाए गए थे। पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, या धार्मिक सभाएं करने के लिए, या बुद्ध की पूजा करने के लिए, या बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए। तो देखिए जो स्तूप हैं ये पवित्र स्मृति चिन्ह को रखने के लिए बनाए गए थे। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए आंसर। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा समझिएगा, स्तूप शब्द जो है पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ टीला या फिर ढेर होता है। कहने का मतलब ये है कि स्तूप जो है इसका मतलब क्या होता है, तो पाली, ये जो स्तूप है ये पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया है, मतलब इसका टीला या फिर ढेर होता है। स्तूप किसी व्यक्ति की चिता, समाधि या फिर उसके अवशेषों पर निर्मित एक स्मृति स्वरूप अर्ध आकार का टीला या फिर ढेर होता है। स्तूप विशेष रूप से बौद्ध काल में ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। स्तूप का जो सबसे पहले लेख है ये ऋग्वेद में मिलता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 है। बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे प्रदर्शित करता है। अब आपको ये बताना है कि धर्म चक्र जो है किसे प्रदर्शित करता है। तो ये जो उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा प्रथम उपदेश को। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, प्रथम उपदेश को। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश जो है कुशीनगर में दिया था। गौतम बुद्ध के जन्म की घटना का प्रतीक कमल और साण को माना जाता है। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई, इसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं। सवाल कह रहा है कि पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं। तो राइट उत्तर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ये हो जाएगा आपका अजंता की गुफाओं में। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, अजंता की गुफाओं में। ये क्वेश्चन जो है आपका ये आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में पूछा गया सवाल है। 16 सा समझिएगा। पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफाओं में पाए गए हैं और पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र जो हैं अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्रित है। अजंता की गुफाएं जो हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था। आपको ये बताना है कि राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था। सही उत्तर जो हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक जो है ये क्या था, गोल्डन ईगल। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, गोल्डन ईगल। देखिए राष्ट्रकूट वंश का जो शाही प्रतीक है गोल्डन ईगल का था और राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे ये दंती दुर्ग प्रथम थे। राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी ये मान्यकेत थी और एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट वंश के ही शासनकाल में हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी के नाम से जानते हैं। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। शिलालेख को पुरालेख भी कहा जाता है। शिलालेख प्राचीन समय में घटित घटनाओं तथा उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करने के प्रमुख स्रोतों में से एक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यताओं के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। देखिए प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम आपको बताना है। सबसे पहले आता है पुरापाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। तो राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए आंसर, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा।
पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल जो हैं ये मानव गतिविधि एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल के एक सही कालानुक्रम है। और प्रागैतिहासिक काल जो है इसे आप पाषाण काल के नाम से भी जाने जाते हैं। और पाषाण काल को जो है इसका नाम पाषाण काल इसलिए रखा गया क्योंकि इस समय में पत्थरों का ज़्यादा उपयोग किया जाता था, सो इसका नाम पाषाण काल रखा गया। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। सवाल कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था, तो ये हो जाएगा बैल। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बैल। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाले पशु थे वो थे बैल। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल के अतिरिक्त जो थे वो बाघ, गैंडा, हाथी, बकरी, हिरण और भेड़, ये भी पशु जो हैं बाघ के अतिरिक्त हड़प्पा की मोहरों पर देखे गए थे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का जो आकार था ये त्रिभुजाकार भी था, आयताकार, वृत्ताकार और वर्गाकार भी था। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है। भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है, ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त भारत के सबसे महान शासकों में से एक थे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। समुद्रगुप्त के शासनकाल को सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दृष्टि से गुप्त वंश के साम्राज्य का उत्कर्ष काल माना जाता है। समुद्रगुप्त के साम्राज्य की राजधानी जो थी ये पाटलिपुत्र थी और समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दोहरी नीति अपनाई थी। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा सबसे पहले इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा दी गई थी। एग्जाम में सीधे सवाल पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा, तो आप क्या कहेंगे, विसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा कहा गया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था, तो पल्लव राजवंश के जो संस्थापक थे ये सिंह विष्णु थे। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिंह विष्णु। समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा इसको। पल्लव राजवंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। पल्लव राजवंश की जो राजधानी थी एक कांचीपुरम थी। नंदीवर्मन तथा जो महेंद्रवर्मन थे पल्लव राजवंश के ही प्रमुख शासक थे। सिंह विष्णु को अवनी सिंह के नाम से भी जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अवनी सिंह कौन थे, तो वो सिंह विष्णु ही थे। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था और सिंह विष्णु ना दिया जाए, तो मेरे प्यारे भाई अवनी सिंह भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म में दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है। कहने का मतलब यह है कि दिलवाड़ा मंदिर जो है ये किस धर्म से संबंधित है। राइट उत्तर हो जाएगा जो दिलवाड़ा मंदिर है ये जैन धर्म से संबंधित है। राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा जैन धर्म। समझिएगा, दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है और ये राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद के माउंट आबू में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर जो है 5 मंदिरों का एक समूह है। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। निर्माण जो इसका ही चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। एग्जाम में ऐसे सवाल पूछा जाएगा, दिलवाड़ा मंदिर कितने मंदिरों का समूह है, तो ध्यान रखिएगा ये जैन धर्म से संबंधित है और ये 5 मंदिरों का समूह है। आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट सवाल आपके सामने कि निम्नलिखित में से बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। देखिए बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित कौन है इसमें, तो ये हो जाएगा बी आंसर अभिधम्य पिटक। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अभिधम्य पिटक। थोड़ा समझिएगा, अभिधम्य पिटक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। अभिधम्य पिटक बुद्ध के त्रिपिटकों में से एक माना जाता है। अभिधम्य पिटक बुद्ध के सिद्धांतों का एक व्यापक रूपी विद्वतापूर्ण सारांश या विश्लेषण है और ये थेरवाद बुद्ध धर्म के अभिन्न अंग हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहले खोजा गया स्थल है ये है हड़प्पा स्थल। तो राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर। थोड़ा समझिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला खोजा गया पुराना स्थल है वो हड़प्पा स्थल है। हड़प्पा स्थल की खोज जो है 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी अगर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बात करें तो हड़प्पा स्थल जो
है रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की जो खोज है ये 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो स्थल जो है सिंधु नदी के तट पर है। अगला है कि लोथल। लोथल स्थल की जो खोज है 1954 में डॉक्टर SR राव के द्वारा की गई थी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह माना जाता था। लोथल स्थल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला है कालीबंगन। कालीबंगन जो है ये खोज जो है इसकी अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। और कालीबंगन जो है अगर पूछा जाए है कहाँ पे, तो ये भारत के राजस्थान राज्य में है। कालीबंगन स्थल के उत्खनन का जो श्रेय है ये BK थापर को एवं BB लाल को दिया जाता है। इसके अलावा कालीबंगन जो है घग्गर नदी के तट पर स्थित है। घग्गर नदी जो है ये प्राचीन काल के समय के हिसाब से कहा जाए तो सरस्वती में ही समाहित थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन अगला है कि प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है, तो ये चोल राजवंश से संबंधित है। वी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन पहले थोड़ा सा ब्रश बढ़ा लें। हाँ, थोड़ा समझिएगा। प्रसिद्ध उत्तरमेर शिलालेख चोल राजवंश से संबंधित है। चोल राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। इस अभिलेख के माध्यम से चोल कालीन ग्राम प्रशासन तथा कर व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि सिंधु घाटी के इनमें से किस स्थल के जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, यानी जलाशय के साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं, तो धौलावीरा से। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा। समझिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा स्थल से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं और जलाशय के साक्ष्य जो है धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा जो है कहाँ पे, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। खोज जो है इसकी 1967-68 में JP जोशी के द्वारा किया गया था। बाकी मैंने आपको बताया कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और यह राजस्थान राज्य में है। कोटदीजी जो है इसके स्थल से बात की जाए तो कांसे की चपटें फलक वाली कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं और यह पाकिस्तान देश के सिंध राज्य में है कोटदीजी। लोथल की बात करें तो ये इस स्थल से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं और ये लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 है। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला है। कहने का मतलब ये है कि मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है ये मृतकों का टीला या फिर मुर्दों का टीला है। ये बात तो हर कोई जानता है, लेकिन ये मुर्दों का टीला जो है किस भाषा में है या किस भाषा का शब्द है ये आपको बताना। तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आसानी से बता सकते हो। ये सिंधी भाषा का शब्द है। राइट हो जाएगा आपका डी आंसर सिंधी भाषा। बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो की जो स्थिति है ये पाकिस्तान के सिंध राज्य में है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल आपके सामने है कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में अवध को कौशल या फिर कौशल नाम से जाना जाता था। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। समझिएगा, कौशल जो है ये प्राचीन काल में अवध को ही कहा जाता था। प्राचीन भारत में 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपदों में से एक था। कौशल या कौशल इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक ही माना जाता था। राजधानी जो थी कौशल की ये फिर श्रावस्ती थी। तो अवध की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य के संस्थापक थे। पाल साम्राज्य के संस्थापक यानी पाल वंश की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी, तो ये जो है पाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी आप बताएंगे। फटाफट बताइए। राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका गोपाल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। समझिएगा, पाल वंश के जो संस्थापक हैं गोपाल ये कुशल प्रशासक थे। पाल साम्राज्य का उदय जो है 8वीं शताब्दी में हुआ था। पाल साम्राज्य के शासक जो थे बौद्ध धर्म का पालन करते थे और पाल साम्राज्य के शासक धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। एग्जाम में सीधे सवाल पूछा जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो पाल साम्राज्य के ही शासक जो थे धर्मपाल इन्होंने ही की थी। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है। देखिए, ब्रह्मवेद के नाम से जो है किस वेद को जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका आधुनिक वेद के नाम से जाना जाता है अथर्ववेद। तो डी आंसर राइट हो जाएगा अथर्ववेद। देखिए, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। वेद की अगर संख्या की बात की जाए तो ये प्राचीन भारत के ग्रंथ हैं। संख्या इसकी 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों में जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है और जो सबसे नवीन वेद है वो अथर्ववेद है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है। इस वेद में कुल मिलाकर के 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा लगभग 10,462 मंत्र हैं।
यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद जो है ये दो भागों में विभाजित है, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। इस जो यजुर्वेद है ये यज्ञ संबंधी विधि विधान से संबंधित है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। सामवेद जिसे संगीत का वेद भी कहा जाता है, ये 4 वेदों में से आकार की दृष्टि में सबसे छोटा वेद है। सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि सबसे छोटा वेद कौन सा है, तो वो आपका सामवेद हो जाएगा। सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन है। देखिए रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद ये जो है ये हर्ष द्वारा लिखा गया है, हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। समझिएगा हर्ष बाणभट्ट के दरबार में कवि थे। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद रचनाओं की भाषा जो है ये संस्कृत थी। एग्जाम में पूछा जाएगा रत्नावली या प्रियदर्शिका किस भाषा में लिखी गई है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। हर्ष जो है उत्तर भारत के एक महान शासक थे। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी जो थी ये कन्नौज थी। हर्ष का संबंध जो है ये वर्धन वंश या फिर जिन्हें आप पुष्यभूति वंश कहते हैं, इससे इनका संबंध था। अगला है कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप बताएंगे कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का किस वास्तुकारों के सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, तो ये हो जाएगा आपका चोल राजवंश। राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर, चोल राजवंश। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा समझिएगा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजा राज चोल ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर को चोल शासक राजा राज चोल के नाम पर राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा बृहदेश्वर मंदिर किसे और नाम से जाना जाता है, तो राज राजेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। वर्ष 1987 में इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया था। एग्जाम में पूछा जाएगा कि बृहदेश्वर मंदिर को यूनेस्को की हेरिटेज में कब शामिल किया गया, तो ये 1987 में शामिल किया गया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है 2019 में, क्योंकि तब से तो पेपर हुआ ही नहीं है। तो जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे ये थे महावीर स्वामी। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। बाकी जो यहाँ पे ऋषभ दिए गए हैं ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर माने जाते थे, ये ध्यान रखिए। बाकी अगर कहा जाए अनंतनाथ की, तो अनंतनाथ जो हैं जैन धर्म के 14वें तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ जो हैं ये 23वें तीर्थंकर थे। अगला सवाल आपके सामने है कि प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है, तो सांची स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सांची स्तूप का निर्माण जो है ये सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में करवाया था। सांची स्तूप बौद्धों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। सांची स्तूप को महान स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1989 में सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आरपीएफ कांस्टेबल में ही पूछा गया, चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था। मतलब ये है कि चीनी यात्री फाहियान जो है किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किए थे, तो ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध धर्म व उसके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से फाहियान ने भारत के अतिरिक्त कई एशियाई देशों की यात्रा की थी। अपनी भारत यात्रा के दौरान फाहियान ने 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान में बिहार का पटना है में संस्कृत विषय का अध्ययन किया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है, तो इसे बसादिस के नाम से जानते हैं। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। जैन मठ संस्थानों को बसादिस कहा जाता है। बसादिस जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक पूजा का स्थान होता है। यह मुख्यतः कर्नाटक राज्य में स्थित है। बसादिस जैन धर्म में हुए तीर्थंकरों के मंदिर होते हैं। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। देखिए समझिएगा, इसमें गलत आपको बताना है। देखिए चंद्रगुप्त जो है मौर्य राजवंश से थे, राजा राज जो है चोल राजवंश से थे और कनिष्क जो है कुशाण राजवंश से थे। लेकिन बिंबिसार जो है गुप्त राजवंश से, ये गलत है क्योंकि बिंबिसार जो है गुप्त राजवंश नहीं बल्कि ये हर्यक वंश से संबंधित हैं। बाकी बिल्कुल सब सही दिया गया। अगला सवाल आपके सामने है, भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली। देखिए वैदिक काल जो है भारत में 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका राइट। समझिएगा, भारत में वैदिक काल की अवधि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। वैदिक काल को वैदिक युग भी कहा जाता है। भारत में वैदिक काल की शुरुआत जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ही हुई थी।
वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच के काल को कहा जाता है, और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच के काल को कहा जाता है। अगला है कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा नदी या फिर गंगा घाटी के जनपद जो कि संख्या में थे बाद में महाजनपद बन गए। कुल मिलाकर के जो थे 16 थे। राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर 16। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 16। अगला देखिए, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में 16 थे महाजनपद बन गए थे। प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का उद्भव 6ठी शताब्दी के दौरान हुआ था। प्राचीन भारत के इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अगला है आपके सामने कि जो 16 महाजनपद थे वो कौन कौन से थे, तो देख लीजिए, अंग, मगध, काशी, वज्जी, वत्स, अवंती, कौशल, पांचाल, मल्ल, कुरु, चेदी, कंबोज, मत्स्य, सूरसेन, गांधार, अश्मक। ये जो है 16 महाजनपद थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच या फिर ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो राइट उत्तर जो हो जाएगा ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में हुआ था, और भगवान महावीर का जन्म जो है ये वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा समझिएगा, भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। जो भगवान महावीर स्वामी इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में हुआ था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 है कि मिलिंद पन्हों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया था। सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा नागसेन ने। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मिलिंद पन्हों जो है बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब नागसेन के द्वारा दिया गया था। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मिलिंद पन्हों किस धर्म से संबंधित है, तो ये जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। मिलिंद पन्हों एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि पाली भाषा में रचित है। मिलिंद और नागसेन के मध्य बौद्ध मत पर हुई वार्तालाप का इसमें वर्णन किया गया है। अगला सवाल आपके सामने है कि दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ, तो ये हुआ था कापतपुरम में। राइट उत्तर हो जाएगा कापतपुरम में। समझिएगा, दूसरा तमिल संगम कापतपुरम के स्थान पर हुआ था। प्राचीन भारत में दक्षिण भाग में 3 संगम आयोजित किए गए थे। इनको तमिल कवियों का समागम कहा जाता था। तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल्काप्पियम का संबंध तमिल कवियों के दूसरे समागम से है, और तमिल का जो पहला संगम है और तीसरा संगम तमिल का है, इसका स्थान जो है मदुरै स्थान है, और मदुरै में ही संपन्न हुआ था। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है। देखिए, प्रसिद्ध यात्री फाहियान जो है ये चीन से आया था। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चीन। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध चीन देश से है। फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। फाहियान भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था। फाहियान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अपनी भारत यात्रा के दौरान फाहियान 6 वर्षों तक यही रहा था। फाहियान बौद्ध धर्म तथा उनके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आया था। अगला है कि बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताइएगा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 36 है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए, बुद्ध का जो वास्तविक नाम था ये क्या था, सिद्धार्थ। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, सिद्धार्थ। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, सिद्धार्थ था। जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इसको आप ध्यान रखिए। थोड़ा और समझिएगा। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी था। चन्ना जो है गौतम बुद्ध के प्रमुख सारथी या फिर सेवक थे। कंथक जो है गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था। एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, तो आप क्या कहेंगे, कंथक। ध्यान रखिएगा, कंथक होगा, कंथक। ठीक है। अगला सवाल देखिए, जैद अवेस्ता किस धर्म से संबंधित प्राचीन या फिर पवित्र ग्रंथ। चलिए, जैद अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है, तो ये पारसी धर्म का है। राइट होगा सी आंसर। थोड़ा सा समझिएगा, ईसाई धर्म से जो संबंधित पवित्र ग्रंथ है ये बाइबिल है। सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है ये गुरु ग्रंथ साहिब है, और इस्लाम धर्म का जो है कुरान है। आगे बढ़ते हैं। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अशोसेन के पुत्र थे, ये कौन से जैन तीर्थंकर बने। मतलब पार्श्वनाथ जो है कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 23वें तीर्थंकर थे। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले कौन थे, ऋषभदेव। दूसरे कौन थे, अजीत नाथ। 24वें थे, या अंतिम थे कौन थे, महावीर स्वामी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं।
सवाल नंबर अगला है कि गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। अग्नि उपदेश जो है गौतम बुद्ध के किस उपदेश को कहा जाता है, तो ये जो हो जाएगा आपका, अगर सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आदित्य पर्याय सुत। राइट उत्तर हो जाएगा आपका बी आंसर आदित्य पर्याय सुत, वी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा। तो देखिए बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य जो है ये लिखा गया था अश्वघोष द्वारा। राइट उत्तर होगा आपका डी आंसर अश्वघोष, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अश्वघोष जो है कनिष्क के दरबार में राजकवि थे। अश्वघोष ने सौंदर्य नंद काव्यम जो है इसकी भी रचना की है। नागार्जुन कनिष्क के शासनकाल के समकालीन थे और नागार्जुन को माध्यमिक मत एवं शून्यवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। 41 नंबर है, निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है। संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है, तो ये हो जाएगा तोल्काप्पियम। राइट उत्तर होगा सी आंसर तोल्काप्पियम, जो कि तमिल साहित्य से संबंधित है और ये दूसरे संगम का है। अगर मैं यहाँ पे आगे बात करूँ तो जो मणिमेगलाई है ये तमिल का महाकाव्य माना जाता है। रचना जो है इसकी ये कवि चितलाई चतनार द्वारा की गई थी। इसके अलावा जो शिल्पादिकारम है ये तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। रचना जो इसकी इलांगो आदिगल द्वारा की गई थी। जीवक चिंतामणि जो है ये तमिल का ही महाकाव्य माना जाता है। रचना जो इसकी जैन मुनि त्रिकदेवर द्वारा की गई थी। अगला है, निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प या धन या विज्ञान से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी शिल्प शास्त्र, ऑप्शन सी राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। शिल्प शास्त्र जो एक प्राचीन ग्रंथ है, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प तथा कला के सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। गंधर्व वेद जो है ये 4 वेदों में से एक माना जाता है। इसके 3 उपवेद कौन कौन से हैं, तो धनुर्वेद, शिल्प वेद, यजुर्वेद और चौथा कौन सा है, तो वो है गंधर्व वेद। अगला है कि पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। देखिए पहली जैन परिषद जो है कहाँ पे आयोजित की गई थी। राइट उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में, जो कि वर्तमान में बिहार के पटना में है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में। पहली जैन परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। पहली जैन परिषद का आयोजन जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में 300 ईसा पूर्व में हुई थी। दूसरी जैन परिषद तो ये बल्लभी में आयोजित हुई थी और दूसरी जैन परिषद का आयोजन जो है यह देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में और 512 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेदव्यास लिखा गया था, तो ये हो जाएगा महाभारत। राइट उत्तर होगा डी आंसर। ऋषि वेदव्यास द्वारा महाभारत जो कि ये एक महाकाव्य ये लिखा गया था। रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। शिल्पादिकारम इलांगो आदिगल के द्वारा लिखा गया है और जीवक चिंतामणि जो है ये तिरुक्त देवर द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय किससे संबंधित है, तो ये जो है व्याकरण से है। सी उत्तर राइट हो जाएगा व्याकरण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा दंती दुर्ग। राइट उत्तर हो जाएगा वी आंसर दंती दुर्ग। समझिएगा राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग को दंती दुर्ग प्रथम भी कहा जाता है और राष्ट्रकूट राजवंश का शासनकाल जो है ये 6वीं से 13वीं शताब्दी के बीच था। राष्ट्रकूट राजवंश ने भारत के उत्तर, दक्षिण और मध्य भाग पर भी शासन किया था। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी जो थे ये बिंबिसार थे। राइट उत्तर होगा आपका यहाँ पे बिंदुसार, वी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए बिंदुसार और बिंबिसार में बहुत अंतर है। बिंदुसार जो है मौर्य वंश से संबंधित हैं और बिंबिसार जो है हर्यक वंश से संबंधित हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार के पुत्र का नाम तो वो था अशोक, यानी अशोक के दादा कौन थे, तो वो चंद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त के समय के बाद बिंदुसार ने लगभग 27 वर्षों तक शासन किया था और बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया, तो ये जो है सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। सी आंसर राइट होगा। थोड़ा सा समझिएगा, सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष को भारतीय संविधान के भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष का निर्माण जो है 250 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था।
कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? आपको ये बताना है कनिष्क किस वंश के महान राजा थे। तो ये कुषाण वंश के महान राजा थे। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी। समझिएगा थोड़ा सा, कुषाण वंश का संस्थापक जो है कुशल कटफिसस को माना जाता है। कुषाण वंश के जो शासनकाल में थे वो गंधार कला में इनका सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को डैश पैटर्न में रखा गया था। किस पैटर्न में? तो हड़प्पा सभ्यता के जो कस्बे हैं इन्हें रेक्टेंगुलर ग्रिड में रखा गया था, ग्रिड पद्धति पे आधारित था। बी उत्तर राइट हो जाएगा आपका, रेक्टेंगुलर। देखिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ग्रिड पैटर्न में शहर कस्बों की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगला है कि महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? आरपीएफ एसआई में पूछा गया है, बताइए। सवाल है कि महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो 51 नंबर सवाल राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बौद्ध धर्म। वही आंसर राइट हो जाएगा। देखिए बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, एक हीनयान और एक महायान। देखिए हीनयान संप्रदाय बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है, महायान जो है ये उसके बाद आया है। हीनयान संप्रदाय के लोग कर्म और धर्म में विश्वास करते, जबकि महायान जो है ये संप्रदाय का नवीन रूप है। और महायान संप्रदाय के लोग जो है परोपकार में विश्वास करते थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है इसमें बौद्ध धर्म में दो शाखाओं में विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान में। अगला आपके सामने कि लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर जो है ये गुजरात में है। सी आंसर राइट होगा। हड़प्पा शहर का प्राचीन शहर जो है वो है लोथल, जो कि गुजरात में है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का डॉक यार्ड या फिर कहा जाए जहाज़ों की गोदी या फिर कहा जाए लोथल को बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता था। अगला है कि बौद्ध धर्म की नींव कितनी महान सच्चाइयों एवं कितने अंगीय पथ पर आधारित है? तो हो जाएगा महान सच्चाइयाँ जो हैं वो 4 हैं और अंगीय पथ जो है 8 है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए 4 महान सच्चाइयों को भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य तथा 8 अंगीय पथ को भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के रूप में भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख के कारण का निवारण और दुख के निवारण का मार्ग। बल्कि अष्टांगिक मार्ग तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की किस भाषा का प्रयोग किया? देखिए राइट हो जाएगा पाली भाषा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी आंसर पाली भाषा। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश या फिर अपने उपदेशों में जनसाधारण की जो पाली भाषा है इसका प्रयोग किया था। पाली भाषा का उद्भव जो है 6वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। पाली जो है भारत की प्राचीन भाषाओं में से एक थी। त्रिपिटक बौद्ध धर्म जो है किस धर्म से संबंधित था? तो ये जो है त्रिपिटक ये किस धर्म से संबंधित था? राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर बौद्ध धर्म, करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल अगला आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 56 है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के नियमों का उल्लेख वर्णित है। तो भिक्षु के नियम का उल्लेख जो है ये विनय पिटक में है। राइट उत्तर होगा आपका बी आंसर विनय पिटक। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो त्रिपिटक के रूप में जाने जाते हैं। विनय पिटक में भिक्षुओं के नियम का उल्लेख किया गया है। 57 नंबर सवाल है कि बौद्ध सत्य की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये जो है महायान बौद्ध धर्म से है। राइट उत्तर होगा डी आंसर महायान बौद्ध धर्म। देखिए बोधिसत्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोधिसत्व का मतलब है 10 पारमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करने वाला। हीनयान तथा महायान बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थीं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका का कौन सा जोड़ी असंगत है? अब देखिए अगर आप समझेंगे थोड़ा सा तो आप बता सकते हैं इजीली तरीके से। अगर बात की जाए तो यहाँ पे इस्लाम कुरान, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब, जैन धर्म जो है ये उपनिषद। क्या यह सही है? बिल्कुल मेरे प्यारे भाई यही गलत है, क्योंकि उपनिषद का संबंध जो है ये जैन धर्म नहीं बल्कि ये हिंदू धर्म से है। तो यहाँ पर ये गलत दिया गया। बाकी ईसाई धर्म बाइबिल ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म का जो साहित्य है पवित्र वो है आगम साहित्य, ध्यान रखिएगा। अगला है कि विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? विश्व में प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में है। ए उत्तर आपका राइट हो जाएगा, कर्नाटक में है। अगला सवाल, उससे पहले थोड़ा सा समझिए। कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा ग्रेनाइट से निर्मित है। गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। गोमतेश्वर की प्रतिमा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली को समर्पित है।
अगला देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा बिहार में, डी आंसर राइट हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है भारत के महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्रों में से एक था, जो कि वर्तमान में बिहार के भागलपुर जनपद में है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बख्तियार खिलजी द्वारा जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसे ही नष्ट करवाया गया था 12वीं शताब्दी के अंत में। अगला कि अमरावती वास्तुकला को सबसे पहले किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका सातवाहन राजवंश, बी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था, इसका आप बताएंगे राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए गौतम बुद्ध के जो पुत्र थे ये राहुल थे, सी आंसर राइट होगा। उपाली जो हैं गौतम बुद्ध के शिष्य थे, आनंद जो हैं ये गौतम बुद्ध के चचेरे भाई तथा उनके शिष्य थे, और उपगुप्त जो हैं ये सम्राट अशोक के गुरु थे। अगला है निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है। आपको बताना है कि घोड़े के बलिदान से संबंधित यज्ञ जो है ये इसमें कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका अश्वमेध यज्ञ, सी आंसर राइट हो जाएगा अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े के बलिदान से संबंधित बात की जाती है। अश्वमेध यज्ञ का प्राचीन काल के वैदिक यज्ञों में से प्रमुख स्थान था, और अश्वमेध यज्ञ में अश्व शब्द का अर्थ होता है घोड़ा तथा मेध शब्द का अर्थ है बलि, तो अश्वमेध में घोड़ा का बलि होता है, राइट उत्तर होगा आपका अश्वमेध, सी आंसर। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन वो बी जैन धर्म, ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा जैन धर्म, राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन वो बी। देखिए श्वेतांबर समुदाय के साधु श्वेत वस्त्र पहनते थे, जबकि दिगंबर समुदाय के साधु नग्न अवस्था में रहते थे, क्योंकि दिगंबर समुदाय का मानना ये था कि दिशाएं ही मेरा वस्त्र हैं, इस वजह से दिगंबर जो है ये वस्त्र नहीं पहनते थे। जैन धर्म में जो स्थूलभद्र थे ये श्वेतांबर के शिष्य, और भद्रबाहु जो थे इनके शिष्य दिगंबर कहलाए। तो जो स्थूलभद्र थे इनके अगर कहा जाए गुरु कौन थे, तो ये स्थूलभद्र की जो है ये किसके गुरु थे, श्वेतांबर के, और भद्रबाहु जो हैं ये किसके गुरु थे, तो ये दिगंबर के गुरु कहे थे। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीकी में विश्वास रखता था। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीकी में विश्वास करता है, तो ये हो जाएगा आपका बी आंसर न्याय दर्शन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। न्याय दर्शन जो है ये 6 दर्शनों में से एक है। न्याय दर्शन जो है ये प्राचीन और प्रसिद्ध ग्रंथ न्याय सूत्र है। 6 दर्शन कौन कौन से हैं, तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और मीमांसा दर्शन। बाकी सांख्य दर्शन जो है इसके अगर कहा जाए प्रवर्तक तो कपिल मुनि माने जाते हैं। योग दर्शन के तो महर्षि पंतजलि, न्याय दर्शन तो महर्षि गौतम, और वैशेषिक दर्शन तो उलूकणाद, और मीमांसा दर्शन या पूर्व मीमांसा तो जैमिनी, और इसके अलावा वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा तो इसे बादरायण। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है किसके समकालीन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हर्षवर्धन के समकालीन थे, राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। थोड़ा समझिएगा, ह्वेनसांग ने अपनी यात्राओं का वर्णन जो है अपनी पुस्तक सी यूकी में किया है। ह्वेनसांग को यात्रियों के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल आपके सामने है कि सित्तान वासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सित्तान वासन की गुफाएं जो हैं ये किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये हो जाएगा जैन धर्म, राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर जैन धर्म। देखिए सित्तान वासन की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं, और सित्तान वासन की गुफाएं तमिलनाडु राज्य के पुट्टुदोकाई में हैं। और इसके अलावा सित्तान वासन की गुफाओं में अरिवर कोयली भी कहा जाता है। कहने का मतलब है सित्तान वासन की गुफा जो है इसे अरिवर कोयल भी कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है ये करवाया गया था सम्राट अशोक द्वारा, सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि पाटलिपुत्र में अशोक के संरक्षण में आयोजित हुई थी लगभग 250 ईसा पूर्व में मोगली पुत्स्य की अध्यक्षता में। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के संरक्षण में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में आयोजित हुई थी, और द्वितीय जो है इसका आयोजन 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के संरक्षण में सबकामी की अध्यक्षता में वैशाली में आयोजित हुई थी, और चतुर्थ जो कि कहा जाए ये बिहार में नहीं हुई थी, और ये जो है इसका आयोजन ये जम्मू कश्मीर में हुआ था। इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो ये है ये एकमात्र ऐसी बौद्ध समिति थी जो कि बिहार में नहीं हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन जो है 72 ईसा पूर्व में कनिष्क के संरक्षण में वसुमित्र की अध्यक्षता में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 69 है कि बौद्ध धर्म में संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान करवाया गया था। धामेक स्तूप का निर्माण जो है ये मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान करवाया गया था, राइट उत्तर हो जाएगा डी।
थोड़ा सा समझिएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। धामेक स्तूप जो है उत्तर प्रदेश राज्य के सारनाथ या कि फिर वाराणसी में है। धामेक स्तूप के बारे में ये माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है ये इसी स्थान पर दिया था और धामेक स्तूप को सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा करवाया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? कहने का मतलब यह है कि जो ग्रांड ट्रंक रोड है या जीटी रोड है, इसे मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान क्या कहा जाता था? तो ये जो है इसे हम उत्तरापथ के नाम से जानते थे। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। थोड़ा सा समझिएगा। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा करवाया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल में इसे उत्तरापथ कहा जाता था। 16वीं शताब्दी में ग्रांड ट्रंक रोड के पुनर्निर्माण का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। अब थोड़ा समझिएगा, कभी कभी आपने पढ़ा होगा कहीं कहीं बताया जाता है कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जो है शेरशाह सूरी द्वारा करा गया था। ना भाई, शेरशाह सूरी ने केवल इसका पुनरुद्धार करवाया था, बाकी निर्माण तो इसका बहुत सारे शासकों द्वारा करवाया गया था। ग्रांड ट्रंक रोड का जो अन्य नाम है यह सड़क ए आजम भी है और मौर्य काल में इसे उत्तरापथ भी कहा जाता था। अगला है कि किसने धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी? किसने धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी? तो ये हो जाएगा अशोक ने। ऑप्शन सी राइट उत्तर आपका हो जाएगा। अशोक मौर्य वंश के सम्राट थे। अशोक का जन्म जो है ये 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। 269 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठे थे और मौर्य वंश की जो शासक थे अशोक, इनकी मृत्यु जो है 232 ईसा पूर्व में हुई थी और इन्हें देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। अगला आपके सामने है कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? देखिए, कलिंग युद्ध जो है ये उड़ीसा में लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाए। मेरे प्यारे भाई, एक बात आप और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन है ये अशोक के शिलालेख में 13वें शिलालेखों में वर्णित है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 73 है। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित करवाया गया था ताकि लोग तदनुसार इनका आचरण कर सकें? तो कुल मिलाकर के 14। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 14। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। और इसको जो सबसे पहले पढ़ा गया था ये 1837 में पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप द्वारा। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था ये आपको बताना है। 74 नंबर सवाल है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिंबिसार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, बिंबिसार जो है इन्हें श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में की थी और हर्यक वंश की जो राजधानी है ये गिरिब्रिज या फिर कहा जाए राजगृह थी। अगला है कि निम्न में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा? तो सबसे लंबी अवधि तक जो रहने वाला साम्राज्य है वो है आपका पाली। राइट उत्तर हो जाएगा पाल राजवंश। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता था? देखिए, सातवाहन वंश में जो उपयोग किया जाता था तांबा और चांदी, इसके मिश्रण को पोटीन कहा जाता था। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी पोटीन। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अशोक ने धर्म प्रचार या फिर धम्म प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया था? तो धम्म प्रचार के लिए नए पद का निर्माण जो है धम्म महापात्र के नाम से किया गया था। राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर। अगला है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है मौर्य वंश के बारे में बताता है। बी उत्तर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस विजय पर थी और उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ? मतलब कलिंग जो है ये कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। डी उत्तर आपका हो जाएगा उड़ीसा में। अगला है कि किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो ये हो जाएगा सातवाहन। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सातवाहन। देखिए, भारतीय राजवंश सातवाहन ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। सातवाहन वंश प्राचीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था। राजधानी इसके प्रतिष्ठान थे। संस्थापक इसके सिमुख थे और इसके समय में तांबे, चांदी, शीशे, कांसे और पोटीन के सिक्के जारी किए गए थे। सातवाहन वंश में राजभाषा के रूप में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था और सातवाहन वंश के बारे में जानकारी जो है मत्स्य पुराण से मिलती है। सातवाहन वंश के शासकों ने मुख्यतः दक्षिण भारत के हिस्से पर शासन किया था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, आपसे पूछा जाएगा कि मत्स्य पुराण में
किसके बारे में बताया गया है? तो सातवाहन वंश के बारे में बताया गया है। आपके सामने 81 नंबर सवाल है कि उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं आर्यभट्ट। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जन्म जो है 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र यानी वर्तमान में पटना में हुआ था और ये महान गणितज्ञों में से एक थे। आर्यभट्ट ने 2 प्रमुख पुस्तकें आर्यभट्ट और आर्यभट्ट सिद्धांत ये जो है इन्होंने ही लिखा। तो आर्यभट्ट और आर्यभट्ट सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया? आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? मतलब यह है कि कांस्य प्रतिमा जो है किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा चोल राजवंश से। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चोल राजवंश। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा है तमिलनाडु राज्य के चिदम्बरम में है और ये चोल राजवंश से संबंधित है जिसमें भगवान शिव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है भगवान शिव की प्रतिमा। अगला सवाल आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका शिल्पाधिकारम। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा शिल्पाधिकारम। अगला है कि हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन के निर्माण का सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो देखिए हड़प्पा वासी जो है भवन निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे ये पूछा जा रहा है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका तप्त मिट्टी की ईंटें। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मिट्टी की ईंटें। अगला है आपके सामने कि निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता था? औषधि का देवता जो है किसे कहा जाता था? तो राइट उत्तर हो जाएगा धन्वंतरी को। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी धन्वंतरी को। देखिए धन्वंतरी को औषधि का देवता कहा जाता था। धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रणेता थे। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में उनके नवरत्नों में से एक थे। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद के चिकित्सक थे। धन्वंतरी की प्रमुख पुस्तकों में रोग निदान तथा वैद्य चिंतामणि है। अगला है कि विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था ये सबसे पहले किसके सामंत था? तो ये जो है राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पल्लवों के। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्लवों के। विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था ये पहले पल्लवों के सामंत था। 9वीं शताब्दी के दौरान चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेष पर स्थापित हुआ था। अगला आपके सामने कि रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा जो है ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा एलोरा की गुफाओं में। बी उत्तर राइट हो जाएगा। देखिए रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा एलोरा गुफाओं में पाई गई हैं। एलोरा गुफाएं जो है महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में है। जूनागढ़ गुफा जो है ये गुजरात में है। अजंता गुफा जो है ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही है। और बराबर की गुफाएं तो ये बिहार के जहानाबाद में है। अगला आपके सामने हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था? तो ये खारबेल द्वारा करवाया गया था। सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि होयसल राजवंश की जो होयसल सम्राट की राजधानी थी ये कौन सी थी? तो होयसल सम्राट या फिर होयसल साम्राज्य या फिर होयसल राजवंश की राजधानी जो थी ये थी जो है ये द्वार समुद्र थी। राइट उत्तर होगा बी आंसर द्वार समुद्र। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सबसे प्रख्यात शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो है किस राजवंश का सबसे प्रख्यात शासक माना जाता था? चालुक्य। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चालुक्य राजवंश। चालुक्य राजवंश की राजधानी जो थी ये बादामी थी। पुलकेशिन द्वितीय ने तत्कालीन कन्नौज के राजा हर्ष को युद्ध में पराजित किया था और चालुक्य राजवंश ने 6वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत के बड़े क्षेत्र पर शासन किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नहीं है उसको स्किप कर रहे हैं। अगला है कि कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो ये जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन वो बी राजा राज ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने कि कौन सा साम्राज्य 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम उसकी राजधानी थी? ये हो जाएगा पल्लव राजवंश। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। कांचीपुरम बता दिया गया ना तो आप ऐसे भी बता सकते हैं। अंतिम शासक जो थे पल्लव के ये अपराजित वर्मन थे। अगला आपके सामने कि क्वेश्चन है कि किस वंश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? तो ये हो जाएगा पांड्य। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर पांड्य। मदुरै जो है पांड्य राजवंश की राजधानी थी। वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में है। इसको भी आप ध्यान रखिए। समझिएगा पांड्य राजवंश दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में ए से एक था और पांड्य राजवंश ने भारत में 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक शासन किया था। अगला सवाल है कि किस वर्ष में हाइडेस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी? तो 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में। देखिए हाइडेस्पेस की लड़ाई जो है इसे झेलम की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है और ये जो है 326 ईसा पूर्व में ये पोरस और सिकंदर के महान के मध्य हुआ था। अगला है कि दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। राइट उत्तर होगा गोपुरम। ऑप्शन ए राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में वर्णित है? बताएंगे
सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में वर्णित है? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुंडको उपनिषद में, ए आंसर राइट हो जाएगा मुंडको उपनिषद में। सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडको उपनिषद में वर्णित है। सत्यमेव जयते हमारे देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और इसका मतलब है सत्य की जीत। अगला है महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए महाबलीपुरम में समुद्र तट का निर्माण जो है यह नरसिंहवर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था। डी उत्तर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नरसिंहवर्मन द्वितीय पल्लव वंश के शासक थे। नरसिंहवर्मन द्वितीय का शासनकाल 695 से 720 ईस्वी तक रहा और महाबलीपुरम के सौर मंदिर तथा कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण भी नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा ही करवाया गया था। अगला है कि वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? तो ये कैसल से है, सॉरी ये मंदिर से है। डी उत्तर आपका हो जाएगा मंदिर से। थोड़ा सा समझिएगा, वास्तुकला में पंचायतन शैली का संबंध मंदिर निर्माण से संबंधित है। पंचायतन शैली में एक केंद्रीय मंदिर 4 अन्य मंदिरों के द्वारा घिरा होता है। पंचायतन शैली में निर्मित प्रमुख मंदिरों में खजुराहो मध्य प्रदेश में है स्थित कनेरिया महादेव मंदिर एवं लक्ष्मण मंदिर जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में है स्थित लिंगनाथ मंदिर और इसके अलावा देवगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में है इसमें स्थित दशावतार मंदिर, ये इसके पंचायतन शैली के कुछ प्रमुख मंदिरों में से इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपका जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण जो है किस राजा ने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण जो है ये करवाया गया था जयपुर के जयसिंह द्वितीय द्वारा। भी उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा जयसिंह द्वितीय द्वारा। निर्माण जो है इसका 1724 में हुआ था और ये जो एक खगोलीय वेधशाला है। इसके अतिरिक्त अन्य 4 जंतर मंतर हैं, एक वाराणसी में, एक जयपुर में, एक मथुरा में और एक उज्जैन में। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 100 है। निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगेकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण करवाया था? तो गंगेकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण जो है ये करवाया गया था राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा। राइट उत्तर होगा ए आंसर राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा। वैसे अगर कहा जाए कि गंगेकोंडा चोलपुरम बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है ये कब करवाया गया था? 1035 में। ऐतिहासिक मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है, तमिलनाडु राज्य के अरियालूर जिले में है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। श्रवणबेलगोला कहाँ पर है, इसका आंसर आप बताएंगे। श्रवणबेलगोला जो है आपका कर्नाटक में है। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने कि गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में तथा चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर किसके साम्राज्य में समृद्ध हुआ? तो ये हो जाएगा आपका ए आंसर कुषाण के। ए आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है ये हुआ था पल्लव राजवंश के शासनकाल में। सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देख लीजिए। ये ऐतिहासिक मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 7 से 8वीं शताब्दी के दौरान पल्लव राजवंश के शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर के अग्रभाग का निर्माण राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय के पुत्र महेंद्रवर्मन तृतीय ने करवाया था। मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था और मंदिर जो है तमिलनाडु राज्य की कांचीपुरम जिले में स्थित है। अगला है कि तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित करवाया था। सवाल बिल्कुल वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है। राइट उत्तर हो जाएगा पल्लवों द्वारा। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पल्लवों द्वारा। तो समझिएगा तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह पल्लवों द्वारा निर्मित किया गया था। महाबलीपुरम में स्थित इमारतों का समूह जो है इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1984 में शामिल किया गया था। भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में महाबलीपुरम नामक स्थान पर स्थित है। अगला सवाल आपके सामने है कि एलोरा के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के मंदिर का निर्माण जो है ये करवाया गया था राष्ट्रकूट शासकों द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर राष्ट्रकूट शासकों द्वारा। एलोरा के मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंतिदुर्ग प्रथम थे। राष्ट्रकूट राजवंश के राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में स्थित चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण किया था और कैलाश मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था। भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है। एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1983 में शामिल किया गया था। अगला सवाल 106 नंबर है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला और मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से हैं? तो ये उत्तर हो जाएगा 106 नंबर सवाल का।
सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध, करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। उससे पहले पॉइंट्स देख लीजिए। अजंता एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। अजंता और एलोरा की गुफा जो है महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में है और अजंता और एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1983 में शामिल किया गया था। अजंता गुफा की चित्रकला भारत के बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग को प्रदर्शित करती हैं। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखा? तो हर्षचरित ये राजा हर्षवर्धन की जीवनी ये लिखा गया था बाणभट्ट द्वारा। सी आंसर, राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए बाणभट्ट जो है हर्षचरित के दरबारी कवि थे और बाणभट्ट ने एक आदमबरी नामक पुस्तक की भी रचना की थी। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। कालिदास ने 2 प्रमुख महाकाव्य, कुमार संभवम और दूसरा रघुवंशम की रचना की। कालिदास की जो अन्य प्रमुख 2 खंड काव्य हैं वो है ऋतु संहारम और मेघदूतम। 3 प्रमुख नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम ये इसके नाटक हैं। बीरबल अकबर के नरत्नों में से एक थे। तुलसीदास समकालीन मुगल शासक के अकबर के समकालीन थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया? तो नाट्यशास्त्र को संकलित जो है किसने किया था? ये भरत मुनि ने किया था। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भरत मुनि ने। देखिए भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने संकलित किया। महर्षि वेदव्यास ने रामायण की रचना की, मनु ने मनुस्मृति की, महर्षि अगस्त्य ने सप्तऋषियों में से एक माना जाता था। तो यहाँ पे आपके जो सवाल थे प्राचीन इतिहास ये कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। भाई अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। बाकी आपके लिए एक मैं न्यूज़ बता दूं, अच्छी न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि आपके लिए एक 5000 से ज़्यादा जीके की क्वेश्चंस की ई बुक लाई गई है जो कि जीके प्लस क्वेश्चंस की उसमें पूरा आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा साइंस, स्टैटिक सब कुछ आपको मिलेगा इमेज कलरफुल के साथ। 5000 से ज़्यादा जीके की क्वेश्चंस की है। 60% का डिस्काउंट चल रहा है, आपको मात्र 39 की अभी वो ई बुक मिल रही है। लेना अगर आपको है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा 8948667652। इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, यहाँ से आपको उस ई बुक के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास यानी मध्यकालीन के सवालों को अब हम कंप्लीट कर लेते हैं।